नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा गैजेट निकाला जाता है 31 दिसंबर 2024 की डेट में। और ये निकाला जाता है गैजेट हरियाणा सीटी के लिए, HSSC सीटी की ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए। यहाँ पे शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन है उनके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ नीचे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यदि कोई कैंडिडेट ग्रुप सी HSSC सीटी के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो उसके पास 10+2 या इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। यदि कोई ग्रुप डी के लिए भरना चाहता है तो उसके पास मैट्रिक होना चाहिए, 10वीं पास वो कैंडिडेट होना चाहिए। इंडिया के लोग भर सकते हैं, इसके साथ नेपाल और भूटान के लोग भर सकते हैं। लेकिन नेपाल और भूटान के लोग तब भरेंगे जब गवर्नमेंट के द्वारा उनके फेवर के अंदर सर्टिफिकेट इशू की जाएगा कि वो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। सिलेबस बताया गया है। सिलेबस कुछ क्लियर कट सिलेबस नहीं बताया गया है। सिलेबस जान लीजिए। मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जा रहा है, ग्रुप डी का हो या ग्रुप सी का, तो उसमें 75% यानी कि 75 नंबर का क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगी, रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड ग्रुप सी के लिए कंप्यूटर की नॉलेज एडिशन के अंदर रहेगी। चाहे तो क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, चाहे तो नहीं दिए जाएंगे। 10th के लिए कंप्यूटर नहीं आने वाला। और 25 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है हरियाणा की जीके, जिसमें हरियाणा की हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसमें समस्या पता क्या आ रही है? समस्या यहाँ पे ये आ रही है, चलो ये तो ठीक है, हरियाणा जी के समझ गए कि 25 नंबर की आएगी यदि 100 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 25% आएगी। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि जो ये यहाँ पे 75% वेटेज बताई गई है, इसके अंदर एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन या कितना नंबर का कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, ये चीज़ नहीं बताई है। जैसे जनरल अवेयरनेस है तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 5, 10, 7, 15 कितने रहेंगे, या फिर इसके कितने नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, ताकि कैंडिडेट्स अंदाज़ा लगा सकें कि यदि 15 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी तो यानी कि 15 तो क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं लगभग। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर कर दे या 1-2 क्वेश्चन नीचे कर दे, तो इस तरह से तो एक आइडिया हो जाएगा कि कितना इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। फिर रीजनिंग, इसके बारे में नहीं बताया कि 10 नंबर का आएगा, 5 का आएगा, 15 का आएगा, 20 का आएगा। ना मैथ, ना इंग्लिश, ना हिंदी, कुछ नहीं बताया गया कितने नंबर का कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और है, यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में टॉपिक नहीं बताया गया। जैसे हिंदी है, संज्ञा सर्वनाम क्या आएगा इसके अंदर से, इंग्लिश है इसमें क्या आएगा, वर्ब आएंगे या फिर एंटोनिम सेंटोनिम आएंगे, क्या क्या चीज़ इसमें दी जाएगी। मैथ है, इसके अंदर क्या टाइम एंड वर्क आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, कौन सा टॉपिक आने वाला है। रीजनिंग है, इसके अंदर क्या ब्लड रिलेशन आएगा या फिर अदर जो इसके रहते हैं टॉपिक वो आएंगे। जनरल अवेयरनेस है, ये तो चलो लंबा चौड़ा है, तो इसमें यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं बताया गया है। ये सबसे बड़ी समस्या है। एग्ज़ाम का जो लेवल है उसके बारे में बताया गया है, जो +2 लेवल है वही लेवल रहने वाला है ग्रुप सी के लिए, और जो मैट्रिक लेवल है वो रहने वाला है ग्रुप डी के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है और जो फीस है उसका यहाँ पे बताया गया है। फीस में भी थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम अलग अलग रहने वाला है। ये 5-6 कॉलम जो है वो फीस के बारे में बताए गए हैं। मेन जो समझ में आया फीस में ये आया कि जो स्टैंडर्ड फीस है वो 1000 रुपये है। और यदि किसी कैंडिडेट के पास PPP परिवार पहचान पत्र है या फिर आधार कार्ड है तो उसके 500 रुपये फीस लगने वाली है। और यदि कोई कैंडिडेट SC, BC, EWS फीमेल कैटेगरी से संबंध रखता है तो उसकी 250 फीस लगने वाली है। 1000, 500 और 250, ये 3 यहाँ पे स्लैब बन रही हैं जो कि अलग अलग मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दी है। फिर सीटी के एग्जामिनेशन में कितने नंबर आपको लेने हैं। यदि कोई कैंडिडेट UR से है या जनरल से अनरिजर्व कैटेगरी से है तो उसको 50% मार्क्स कम से कम लेने पड़ेंगे। यदि वो नेक्स्ट के सीटी के अंदर या नेक्स्ट जो भी रहने वाला है, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, जिसमें आपका स्किल टेस्ट हो सकता है, वाइवा हो सकता है, या फिर मेंस एग्ज़ाम जिसको हम बोल रहे हैं अभी तक वो हो सकता है, तो उसमें यदि अपीयर होना चाहते हो तो 50% मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे। फिर जो भी कट ऑफ रहेगी उसको अगर आप बीट करते हो तो जाओगे। तो 10 टाइम तो लेने ही लेने हैं, मल्टीप्लाई जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 10 गुना तो यहाँ पे लिए जाएंगे। फिर यदि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से है तो उसको 40% मिनिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे। यदि वो सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के अंदर जो रहेगा आपका मेंस एग्ज़ाम उसके अंदर अगर रहना चाहता है तो ये रहने वाला है। फिर यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ही अच्छी बताई गई है, शायद ये चीज़ ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों के लिए एलिजिबल होगी। तो यहाँ पे ये ग्रुप डी पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है, शायद सी में भी ये होएगा। ये लिखा है, एन applicant who does not possess the CET minimum education qualification specified for CET but has attained the minimum age before the last date of registration for CET on the designated portal
देखिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जितना मैंने समझा उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जो आपकी एज है उसकी यहाँ पे इन्होंने 18 साल की रख दी कि 18 साल का कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो ग्रुप सी के लिए फॉर्म आए चाहे वो ग्रुप डी के लिए आए, वो भर सकता है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन तो यहाँ +2 है ही है, यहाँ 10th है ही है। तो अब ये कैंडिडेट है, ये जब लास्ट डेट मान लीजिए 1 जनवरी 1/1/2025 था, तो ये कैंडिडेट 1/1/2025 से पहले 18 साल का हो गया है, या 30/12/2024 को ये कैंडिडेट 18 साल का हो गया है। तो अब ये कैंडिडेट क्या करेगा, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इस कैंडिडेट ने +2 अब तक नहीं किया है, या फिर इस कैंडिडेट ने 10th भी नहीं किया मान लीजिए, तो ये कैंडिडेट फॉर्म तो भरने के लिए एलिजिबल है, ये फॉर्म को भी भर सकता है। अब सीटी करवाया जाता है 2026 में या 2027 के अंदर, तब तक ये कैंडिडेट क्या कर लेता है, अगर इसने +2 नहीं की तो +2 कंप्लीट कर लेता है, अगर इसने 10th नहीं की तो 10th कंप्लीट कर लेता है। अब ये कैंडिडेट इस फॉर्म को, जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए अपीयर है, ये यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, ये इसको पहले समझ लीजिए, मिनिमम एज है जो लास्ट डेट की रजिस्ट्रेशन की है उससे पहले ये मिनिमम एज को अटेंड कर लेता है, फिर जो पोर्टल पे डिज़ाइन की गई है। एंड आगे क्या लिखा है, ड्यू टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन टू अटेंड द अप्रोप्रिएट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर इन विच सीईटी कंडक्टेड। फिर ये क्या करता है, जो सीईटी जिस साल में, जैसे मैंने आपको बताया 2026 या 27 में सीईटी कराया जाता है, उस साल तक ये शेल आल्सो, ये सीईटी कंडक्टेड, ये उस साल के दौरान तक ये क्या कर लेता है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी पूरा कर लेता है। तो ये कैंडिडेट क्या हो जाएगा, शेल आल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन सीईटी, ये बच्चा भी सीईटी देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसको थोड़ा सा एक बार और यहाँ पे देख लेना, समझ में आ जाएगा, वीडियो को दोबारा से समझ में नहीं आया तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ग्रुप डी के अंदर भी यही रहेगा, 50% कम से कम लेने पड़ेंगे। और नेक्स्ट आपको मेंस के अंदर बैठना है तो यूआर कैटेगरी के लिए, और 40% लेने रहेंगे आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए, यदि आपको मेंस के एग्ज़ाम के अंदर बैठना है। तो ये यहाँ पे मेन आपका सिलेबस वगैरह के बारे में, फ़ीस के बारे में, और किस तरह का आपका वेटेज रहेगा उसके बारे में बताया गया है। और अंत में यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, यहाँ पे लिखा गया है मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं। यदि ए है या कोई कैंडिडेट है, वो सीटी 2022 के अंदर अपना फॉर्म फिल करता है और सीटी 2022 में एग्ज़ाम भी हो जाता है सीईटी का, और वो लेकर के आता है 70% मार्क्स। फिर वो क्या करता है, 2023 के अंदर और सीईटी करवाया जाता है, और वो सीईटी 2023 वाले के अंदर भी एग्ज़ाम दे देता है। और जब तक इसका क्या होता है ना, यहाँ पे कोई पोस्टिंग नहीं होती है, 2022 के अंदर जो इसका ये अपीयर हुआ था और 70% मार्क्स लेके आया था, तो इसकी पोस्टिंग है ना हुई नहीं है जब तक सीटी 2023 एग्ज़ाम हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा है अगेंस्ट एनी पोस्ट टिल डेट नॉट अपॉइंटेड, अपॉइंट नहीं किया गया। तो अब क्या होगा, 2023 में इसने क्या किया, 85% मार्क्स ले गया है, कौन, मिस्टर ए। तो अब जो वैलिडिटी है ना, वो जो इसने ज़्यादा नंबर ला रखे हैं, जो 85% मार्क्स ये लेके आया है सीटी 2023 में, इसकी वैलिडिटी रहेगी, और इसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहने वाली है। अब 2022 वाले की वैलिडिटी नहीं रहेगी, यानी कि 2023 प्लस में 3, 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। एक चीज़ और यहाँ पे देर की है, नेक्स्ट 3 ईयर और अप टू द डेट ही फर्दर इम्प्रूव्स हिज मार्क इन सीईटी विच एवर इज अर्लियर। यदि कोई आगे भी और सीईटी होता है और उसके अंदर वो और अच्छे नंबर लिया है, जैसे 2024 के अंदर कोई सीईटी हो गया और वहाँ पे वो ले आता है 86% मार्क, तो अब इसकी 3 साल की वैलिडिटी और हो गई, 2027 तक इसकी वैलिडिटी होगी। लेकिन अब अगला दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल मिस्टर वी का देर का है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मिस्टर बी अपीयर्ड इन 2022, मिस्टर बी ने क्या किया, 2022 के अंदर अपीयर हो गया, और 2022 के जो सीटी है उसके अंदर 2022 में एग्ज़ाम हो गए, तो इसने क्या किया, 84% मार्क लिया है। अब क्या किया, ये 84% मार्क लिया है, इसने 2023 के सीटी का फॉर्म भी फिल कर दिया, और 2023 का जब सीटी हो रहा था तब तक इसकी कहीं भी पोस्टिंग नहीं हुई, यानी कि 2022 में ये क्लियर तो इसने कर लिया, लेकिन इसकी पोस्टिंग हुई नहीं, तो इसने 2023 का भी एग्ज़ाम दे दिया। लेकिन अब इसका क्या हुआ, 2023 में इसके नंबर आ गए कम, 75% मार्क्स आ गए, और 2022 में कितने थे, 84% मार्क्स थे। तो अब इसके ये नहीं कि 75% वाले को 3 साल के लिए वैलिड किया जाएगा, नहीं, अब इसका वैलिडेशन क्या रहेगा, इसका वैलिडेशन 2022 में जो 84% मार्क्स लिए वही वैलिडेशन रहेगा। कहने का भावार्थ यहीं पे है, ये यहाँ पे लिखा है ना, द वैलिड ऑफ हाइएस्ट मार्क्स 84% ऑफ मिस्टर विल वी रिमेन इंटैक्ट कॉन्नेंस टू द पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सीईटी 2022। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और उस
एग्ज़ाम के अंदर यदि आपके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, भले वो आज हुआ हो, भले 2 साल पहले हुआ हो, भले वो 2 साल बाद में होने वाला हो, जिस एग्ज़ाम के अंदर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उस दिन से 3 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। जहाँ नंबर आपके अप हुए वही वैलिडिटी रहेगी, ये नहीं कि जहाँ नंबर कम हो गए और आपने जैसे 2000 जैसे ये एग्जाम्पल दिया 2022 में दिया, 23 में एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे नंबर कम हो गए तो 23 की 3 साल वैलिडिटी, ऐसे नहीं होगी, 22 की ही वैलिडिटी रहेगी क्योंकि आपने 22 में हाईएस्ट नंबर लिए थे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सीईटी के रिगार्डिंग 2 एग्जाम्पल दे करके बताई गई है। मेन इसमें यही है, जिसमें आपके नंबर ज़्यादा वही आपकी वैलिडिटी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, और बताया जा रहा है कि अभी जो आपका रहने वाला है वो पोस्ट वाइज एग्ज़ाम जो है वो रहेगा, तो उस हिसाब से कंडक्ट करवाया जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन यदि मैं नहीं बताया पाया हूँ या आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर उसमें सुधार किया जाए। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए हों।